आइए आज हम लोग इक्विलिब्रियम जो चैप्टर था उससे संबंधित कुछ जो प्रश्न उससे संबंधित जो समरी है बुक के पीछे दी गई है उसकी स्टडी करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि यदि द्रव से निकलने वाले परमाणुओं की संख्या वाष्प से द्रव में लौटने वाले अणुओं की संख्या के बराबर हो तो साम्य स्थापित हो जाता है। तो अगर कोई पदार्थ है तो मान लीजिए कोई अगर साम्य है लिक्विड वेपर द्रव और वाष्प के बीच में, तो जितना लिक्विड वाष्प में बदल रहा है अगर उतना ही वाष्प फिर लिक्विड में बदल जाए तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम स्थापित हो चुका है। यानी वाष्प के जो अणु हैं यानी मॉलिक्यूल हैं वो लिक्विड में जितनी मात्रा में बन रहे हैं, जितनी संख्या है उतने ही लिक्विड के अणुओं की संख्या वाष्प में बदल जाए तो साम्य स्थापित हो जाता है, जैसा हमने पीछे पढ़ा है। तो वही कह रहा है कि यदि द्रव से निकलने वाले अणुओं की संख्या वाष्प से द्रव में लौटने वाले अणुओं की संख्या के बराबर हो तो साम्य स्थापित हो जाता है। यह गतिशील प्रकृति का होता है। जाहिर सी बात है कि द्रव से वाष्प बन रहा है, वाष्प से द्रव, लगातार जितने अणु द्रव से वाष्प में बदल रहे हैं उतने ही वाष्प से द्रव में, तो एक तरह से ये साइकिल चल रही है, चक्र चल रहा है और ये गतिशील प्रावस्था है। तो वही कह रहा है कि यह गतिशील प्रकृति का होता है। साम्यावस्था भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रक्रमों द्वारा स्थापित हो सकती है। तो साम्यावस्था भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रक्रमों द्वारा स्थापित हो सकती है। तो जैसे पानी है, पानी द्रव से भाप में बन सकता है, ये हमारी भौतिक प्रावस्था है, और भाप से द्रव में बन जाता है, ये हमारी भौतिक प्रावस्था है। भौतिक प्रावस्था और रासायनिक प्रावस्था में क्या अंतर है? भौतिक प्रावस्था का मतलब है उसके रासायनिक अणुसूत्र में कोई परिवर्तन ना हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज ना हो। जैसे H2O है तो H2O ही रहे, चाहे वो भाप में रहे, चाहे द्रव में रहे, चाहे ठोस में रहे। ये भौतिक प्रावस्था कहेंगे कि ठोस द्रव गैस ही हमारी भौतिक प्रावस्था है। इसमें अणुसूत्र नहीं चेंज होता, मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी केमिकल फार्मूला नहीं चेंज होता है। क्योंकि अणुसूत्र कहना उतना सटीक नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा सूत्र हो सकता है। तो सीधा सीधा बात कहें कि केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है और अवस्था बदल जाए तो कहेंगे भौतिक परिवर्तन। तो वही कह रहा है कि साम्यावस्था भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रक्रमों द्वारा स्थापित हो सकती है। अब रासायनिक प्रक्रम हम नहीं बता रहे क्योंकि पूरे चैप्टर में हमने रासायनिक प्रक्रम ही सारे पढ़े हैं। जैसे अमोनिया है, N2 और H2 के मिलने से बनती है, तो अमोनिया और N2 और H2 दोनों अलग बातें हैं। एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इन दोनों से अलग अमोनिया है। तो देखिए केमिकल कंपोजिशन ही बदल रहा है, इसलिए ये केमिकल चेंज है। इस अवस्था में अग्र एवं पश्च अभिक्रियाओं की दर समान होती है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट समान होती है इक्विलिब्रियम में, चाहे वो भौतिक इक्विलिब्रियम हो या रासायनिक। उत्पादों की सांद्रता को अभिकारकों की सांद्रता से भाग देने पर हम प्रत्येक पद को रस समीकरण मिति यानी स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के घात के रूप में साम्य स्थिरांक Kc को व्यक्त करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि इसमें एक चीज थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए। और ये एक समीकरण है जिसको साम्य स्थिरांक Kc व्यक्त किया जा रहा है। ये चीज देखिए, पढ़ सब कुछ चुके हैं, बस शार्ट में रिवीजन एक तरह से। तो देखिए
स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, इक्विलिब्रियम का साइन स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ये स्मॉल में जो लिखा है स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, रस समीकरणमितीय स्थिरांक, ये पावर में जाएंगे और जो ये है इसका कंसंट्रेशन होगा। तो देखिए Kc इक्वल टू हमने बताया था प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट लिखेंगे, उत्पाद अपान अभिकर्मक। तो उत्पाद की सांद्रता मोल पर लीटर में, अब देखिए पावर में वो जाएगा जो पहले गुणा होगा, और इसके बाद D है तो D पावर में स्मॉल d अपान, नीचे A है तो A पावर में स्मॉल है, नीचे B है तो B पावर में स्मॉल b। तो Kc का हमारा फार्मूला निकल करके आ गया। अब कह रहा है नियत ताप पर साम्यावस्था स्थिरांक का मान नियत रहता है। ध्यान दीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट जब लिया जाएगा, किसी विशेष टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि टेम्परेचर अगर हम बदल देंगे तो इक्विलिब्रियम मतलब इधर उधर शिफ्ट होता है, तो इसलिए Kc में फिर परिवर्तन होता है, पूरे चैप्टर में पढ़ा है। तो इस अवस्था में सभी स्थूल कण जैसे सांद्रता, दाब आदि स्थिर रहते हैं, स्थूल गुण। तो इस अवस्था में जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने से प्रेशर और कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहता है। देखिए स्थूल गुण का मतलब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मतलब बड़े पैमाने पे जो गुण है, और माइक्रोस्कोपिक का मतलब सूक्ष्म गुण। तो स्थूल गुण का मतलब माइक्रोस्कोपिक। अब देखिए आगे कह रहा है कि गैसीय अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक को Kp से व्यक्त करते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई चीज गैस में है, जब द्रव में है तो हम उसकी सांद्रता निकाल सकते हैं, तो सांद्रता के टर्म में लिखा जा रहा है। जब गैस अवस्था होगी तो उसका हम दाब इस्तेमाल करेंगे, तो Kp, P का मतलब प्रेशर। तो साम्यावस्था स्थिरांक दाब में व्यक्त होगा। यहाँ पर द्रव है तो द्रव की हम सांद्रता निकाल सकते हैं, तो साम्यावस्था स्थिरांक C का मतलब कंसंट्रेशन से संबंधित। इसमें साम्यावस्था स्थिरांक पद में सांद्रता के स्थान पर हम आंशिक दाब लिखते हैं। तो अब यहाँ पर सांद्रता के स्थान पर यहाँ पर कंसंट्रेशन लिख रहे थे, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर लिखेंगे, यानी आंशिक दाब लिखेंगे Kp के लिए। आंशिक दाब क्या होता है हमने आपको बड़े विस्तार से बताया कि जैसे 5 गैसें किसी बीकर में भर दी जाएं तो उनका जो दाब होगा वो टोटल दाब होगा। और एक की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऊपर लिखते हैं जिसका दाब होगा और नीचे टोटल लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं, आंशिक दाब। तो आंशिक दाब का सीधा सीधा मतलब है कि 5 गैसें अगर बीकर में भरी हैं तो अगर एक का निकालना है तो एक का उस 5 में कितना अंश है दाब डालने पर, वो आंशिक दाब है। मतलब उस 5 से जो दाब आ रहा है उसमें एक का कितना अंश है, वो आंशिक दाब है। पार्शियल प्रेशर। अभिक्रिया की दिशा का अनुमान अभिक्रिया भागफल Qc से लगाया जा सकता है, जो साम्यावस्था पर Kc के बराबर होता है। तो Kc Qc के बराबर होता है कब, इक्विलिब्रियम पर। और Kc हमारा इक्विलिब्रियम पर है और Qc किसी भी तापमान और किसी भी समय पर है। तो इससे हमने अनुमान लगाया था कि अगर Kc बड़ा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, Qc बड़ा होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड होगी, और Qc Kc के बराबर हो तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। पीछे पढ़ चुके। अब ला-साते-लिए सिद्धांत, इसी को इंग्लिश में ली-चैटलियर प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ला-साते-लिए सिद्धांत के अनुसार ताप, दाब एवं सांद्रता आदि कारकों में से किसी एक में परिवर्तन के कारण साम्यावस्था उसी दिशा में विस्थापित होती है जो परिवर्तन के प्रभाव को कम या नष्ट कर सके। तो ध्यान दीजिए, ली-चैटलियर प्रिंसिपल ने बताया हमको कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है
तो उसकी बात अगर हम करें तो कह रहा है कि अगर टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन 3 चीज में अगर हम चेंज करेंगे तो चेंज करने के बाद जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो उस दिशा में शिफ्ट होगा जिससे कि इनके प्रभाव को कम किया जा सके, यानी ताप, दाब और सांद्रता के प्रभाव को कम किया जा सके या फिर नष्ट किया जा सके। या फिर नष्ट कर सकें, लिखा है, दोनों बातें हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि इसका उपयोग विभिन्न कारकों जैसे ताप यानी टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड कैटालिस्ट उत्प्रेरक और अक्रिय गैसों के साम्य की दिशा पर प्रभाव के अध्ययन में किया जाता है तथा उत्पाद की मात्रा का नियंत्रण इन कारकों को नियंत्रित करके किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटालिस्ट और जो इनर्ट गैसें हैं, साम्य पर इनका क्या प्रभाव है, इस ली-चैटलियर प्रिंसिपल के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं। और रिएक्शन को कैसे नियंत्रित किया जाए ये भी हम उत्पाद और की मात्रा का इन कारकों पर क्या प्रभाव है या किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं, इसकी भी हम स्टडी करते हैं। अब आगे देखते हैं, कह रहा है अभिक्रिया मिश्रण के साम्यावस्था संगठन को उत्प्रेरक प्रभावित नहीं करता, किंतु अभिक्रिया की गति को नए निम्न ऊर्जा पथ में अभिकारक से उत्पाद तथा विलोमता उत्पाद से अभिकारक में बदलकर बढ़ाता है। तो ध्यान दीजिए कि जो कैटालिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता। क्यों नहीं चेंज करता? क्योंकि वो अग्र और पश्च दोनों अभिक्रिया को बराबर रेट से बढ़ाता है। तो जब बराबर रेट से बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है कि इक्विलिब्रियम अपने ही जगह पर रहेगा। लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ाता कैसे है? तो ये कह रहा है कि पथ बदल देता है, अभिक्रिया का रास्ता बदल करके जो सक्रियण ऊर्जा है, ऊर्जा पथ में अभिक्रिया की गति को नए निम्न ऊर्जा पथ में अभिकारक से उत्पाद तथा विलोमता उत्पाद से अभिकारक में बदलकर बढ़ाता है। तो एक नया एनर्जी पाथ जनरेट कर देता है जिसमें अभिक्रिया होने में कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, निम्न ऊर्जा पथ। तो जाहिर सी बात है ऊर्जा कम लगेगी तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी और अग्र पश्च दोनों दिशा में चूंकि बराबर मात्रा में बढ़ती है तो इसीलिए कह रहा है अभिकारक से उत्पाद या विलोमता, यानी इसका उल्टा उत्पाद से अभिकारक में बदलकर बढ़ाता है। तो ये चीजें हमें ध्यान देना है। आगे देखिए क्या है, कह रहा है कि वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो विद्युत अपघट्य को इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रो शब्द जुड़ा है विद्युत, मतलब बिजली से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है कि कह रहा है कि वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो देखिए अब कैसे लिखा है हमें नहीं पता है, अब एनसीईआरटी में लिखा है तो इसको मानना पड़ेगा कि बिजली का चालन करते हैं तो विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जबकि इसको इस प्रकार से कहना चाहिए कि अगर कोई पदार्थ विलयन में जलीय विलयन में है, मतलब पानी में डाल दिया गया तो जलीय विलयन बन गया, तो अगर उसमें विद्युत डाल दी जाए, बिजली की करंट डाल दी जाए तो अपघटन हो जाए, टूट जाए, उस विलयन को विद्युत अपघट्य कहना चाहिए। क्योंकि अपघट्य का मतलब इलेक्ट्रोलिसिस, लिसिस अपघटन मतलब टूटना। तो बिजली डाल करके किसी विलयन में अगर किसी साल्ट को आयन में तोड़ दिया जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, तो वो विद्युत अपघटन है और उस विलयन को विद्युत अपघट्य कहेंगे। लेकिन यहाँ लिखा क्या है? लिखा यह है कि वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं।
अरे भाई विद्युत का चालन कर दे, लेकिन अगर वो आयन में टूटे ना तो आप घट्ट कैसे कहेंगे? लेकिन लिखा है तो अब इसको मानेंगे। आगे देखिए, कहते हैं अम्ल क्षारक तथा लवण विद्युत अपघट्ट है। अम्ल क्षारक तथा लवण विद्युत अपघट्ट हैं, यानी एसिड, बेस और साल्ट, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये जलीय विलयन में वियोजन या आयनन द्वारा धनायन एवं ऋणायन के उत्पादन के कारण विद्युत का चालन करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए मेन बात कहा कि विद्युत का चालन करते कैसे हैं। जैसे अगर इसमें घोल दिया जाए और टूटे ना तो आयन नहीं बनेंगे तो विद्युत का चालन नहीं होगा। तो इसलिए कह रहा है कि ये डिसोसिएशन करके आयन बनाते हैं, आयन में से धनायन एवं ऋणायन, उनके कारण बिजली का या विद्युत का चालन होता है उस इलेक्ट्रोलाइट में, जिसे हम विद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो कुल मिलाकर के अब बात ये निकल करके आ गई कि विद्युत अपघट्ट का मतलब है कि बिजली का चालन करते हैं, लेकिन चालन होता क्यों है? क्योंकि जो भी साल्ट डाला गया वो टूट करके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाता है, उन आयन के कारण बिजली का चालन होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। प्रबल विद्युत अपघट्ट पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्ट में आयनित एवं अनायनित अणुओं के मध्य साम्य होता है। तो जाहिर बात है, प्रबल है, बलवान है तो पूरी तरह तोड़ डालेगा, और कमजोर है तो कुछ तोड़ पाएगा, कुछ रह जाएगा। तो जो टूट गया और जो रह गया उनके बीच में इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था बन जाती है। आर्हेनियस के अनुसार जलीय विलयन में अम्ल हाइड्रोजन आयन तथा क्षारक हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। तो आर्हेनियस थ्योरी हमने पढ़ी थी, तो आर्हेनियस ने बताया था, ध्यान दीजिए, जलीय विलयन में जब हम किसी साल्ट को डालें और वो टूट जा करके H प्लस और OH माइनस दे, तो जो H प्लस देगा उसे हम क्या बोलेंगे? अम्ल, तथा जो OH माइनस देगा उसे हम क्या बोलेंगे? क्षारक। H प्लस को हाइड्रोजन आयन, OH माइनस को हाइड्रॉक्सिल आयन कहते हैं। संगत संयुग्मी अम्ल देता है। अब देखिए, जब ये टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन जो अम्ल है अगर, तो ये कॉन्जुगेट बेस देगा, और जो बेस है वो कॉन्जुगेट एसिड देगा, अपना उल्टा देगा। अब पूरी तरह उल्टा देगा, अगर स्ट्रांग है तो वीक देगा, और वीक है तो स्ट्रांग देगा, और अम्ल है तो क्षार देगा, क्षार है तो अम्ल देगा, पूरी तरह उल्टा हो जाएगा। मजबूत है तो कमजोर देगा, कमजोर है तो मजबूत देगा, अम्ल है तो क्षार देगा, क्षार है तो अम्ल देगा, अपना संयुग्मी या कॉन्जुगेट। तो इसको ध्यान देना है। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि दूसरी ओर ब्रांस्टेड लोरी ने अम्ल को प्रोटॉन के कप में, अब देखिए ब्रांस्टेड और लोरी की संकल्पना आ जाती है। तो ब्रांस्टेड और लोरी ने इसी बात को थोड़ा सा जो है और मॉडिफाइड किया। तो उन्होंने कहा कि अम्ल को प्रोटॉन दाता के कप में, हम क्षारक को प्रोटॉन ग्राही के कप में परिभाषित किया। तो इन्होंने बस थोड़ा सा एक चेंज कर दिया कि जो एसिड है उसे कहेंगे प्रोटॉन दाता है, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन H प्लस ही होता है, और जो एक्सेप्टर है उसे क्षारक कहेंगे, यानी प्रोटॉन ग्राही है जो एक्सेप्टर है प्रोटॉन का, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे क्षारक, यानी बेस कहेंगे। तो जो H प्लस देता है वो हमारा अम्ल हो गया, और जो लेता है वो क्षार हो गया। किसके हिसाब से? ब्रांस्टेड और लोरी के हिसाब से। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि जब एक ब्रांस्टेड लोरी अम्ल एक क्षारक से अभिक्रिया करता है, तब वह एक संगत संयुग्मी क्षारक एवं अभिक्रिया करने वाले क्षारक के संगत संयुग्मी अम्ल को बनाता है। अभी हमने ऊपर ही बताया कि अम्ल है तो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, और बेस स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा, एसिड स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, और वीक है तो स्ट्रांग होगा, दोनों उल्टा चलेंगे। इस प्रकार संयुग्मी अम्ल क्षार में केवल एक प्रोटॉन का अंतर होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है।
कॉन्जुगेट एसिड और जो बेस है उनमें एक प्रोटॉन का अंतर होता है, यानी केवल एक H+ का अंतर होता है। आगे लुईस ने अम्ल को सामान्य रूप में इलेक्ट्रॉन ग्राही एवं क्षारक को इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में परिभाषित किया। सबसे पहले आर्हेनियस आए, फिर ब्रांस्टेड लोरी आए, अब इसके बाद लुईस आ गए। तो लुईस ने कहा कि नहीं भाई, हम ये बात नहीं मानेंगे, हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर इस बात को परिभाषित करेंगे। तो कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वो बेस है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा वो इलेक्ट्रॉन अम्ल को सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है। इलेक्ट्रॉन जो लेगा वो एसिड है, जो देगा वो बेस है। तो ध्यान दीजिए अभी तक क्या था, H+ जो देता था वो एसिड था, तो इसी का उल्टा कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन जो लेता है वो एसिड है और जो देता है वो बेस है, उल्टा हो गया। तो लुईस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पेयर, जोड़ा और पेयर और कपल में क्या अंतर है, इसको बताइए। पेयर और कपल में क्या अंतर है? पेयर एक ही तरह का होता है, जैसे केला दो हैं तो कहेंगे एक पेयर है, लेकिन कपल पति पत्नी है अलग स्वभाव के, तब कहेंगे कपल है। तो अब देखिए 3 चीजें हो गई, आर्हेनियस आ गए, ब्रांस्टेड लोरी आ गए और हमारे लुईस आ गए। तीनों हमने पढ़ लिया। अब देखिए आगे कह रहा है कि आर्हेनियस की परिभाषा के अनुसार दुर्बल अम्ल के वियोजन के लिए स्थिरांक K तथा दुर्बल क्षार के वियोजन यानी डिसोसिएशन के लिए स्थिरांक Kb के व्यंजक को विकसित किया गया। पीछे पढ़ चुके हैं। आयनन की मात्रा एवं उसकी सांद्रता पर निर्भरता तथा सम आयन का विवेचन किया गया, ये भी पीछे पढ़ लिए। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी सक्रियता के लिए pH मापन pH = log H+ प्रस्तुत किया गया, ये भी हम लोग पीछे पढ़ लिए। देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ब्रैकेट में सक्रियता लिखा है, एक्टिविटी। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जब प्रबल होगी एक्टिविटी तो सांद्रता की जगह सक्रियता वर्ड यूज करेंगे, पीछे हमने NCERT में पढ़ा है। प्रस्तुत किया गया pH की वैल्यू के लिए समीकरण तथा उसे अन्य राशियों के लिए विस्तारित किया गया, जैसे pOH = log OH pKa = log Ka, pKb = log Kb तथा pKw = log Kw आदि, मतलब विस्तारित किया गया। जल के आयनन का अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि समीकरण pH + pOH = pKw हमें संतुष्ट होती है। पानी का जब आयनन करेंगे तो H और OH बनता है, तो H के लिए pH, OH के लिए pOH और टोटल मिला के pKw कह रहा है, हमें संतुष्ट होती है, हमेशा संतुष्ट होती है। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवणों का जलीय विलयन में जल अपघटन होता है। तो पानी में अगर डाल दें प्रबल अम्ल चाहे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, या दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, या दोनों दुर्बल हो, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। अब यहाँ पर देखिए दोनों प्रबल क्यों नहीं है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार भी लेता है, इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें प्रबल वाले तो पूरी तरह टूट जाते हैं। तो जब पूरी तरह टूट जाएंगे तो उनकी क्रिया के बारे में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आगे साम्य के बारे में बात करना है। और साम्य में जब बिना टूटा हुआ और टूटा हुआ रहेगा तभी आपस में साम्य होगा। और प्रबल दोनों पूरी तरह टूट जाएंगे, इसलिए उनको नहीं ले रहे। अल्प विलेय लवणों के विलेयता संबंधी साम्यों का वर्णन एवं विलेयता गुणांक स्थिरांक Sp की व्युत्पत्ति करते हैं। तो ध्यान दीजिए अल्प विलेय लवणों के, देखिए अब अल्प विलेय आ रहा, जो साल्ट हैं, तो विलेयता संबंधित साम्यों का वर्णन एवं विलेयता गुणांक स्थिरांक Ksp की व्युत्पत्ति करते हैं। इसके लिए हम लोग Ksp निकालते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। इसका संबंध लवणों की विलेयता से स्थापित किया गया। विलयन से लवण के अवक्षेपण यानी प्रेसिपिटेशन यानी नीचे बैठ जाना थक्का के रूप में, या उसके जल में विलेयता की शर्तों का निर्धारण किया गया है। किसके आधार पर? Ksp के आधार पर NCERT में हम लोग पढ़ चुके हैं। सम आयन एवं अल्प विलेय लवणों की विलेयता के महत्व की भी विवेचना की गई है।
तो कामानायन एवं अल्प विलेय लवणों यानी लेस सॉल्यूबल जो है उनके विलेयता के महत्व की भी हम लोग अपने इस चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। तो ध्यान दीजिए कि पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब इस चैप्टर में पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और इसी तरह से देखिए विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक से संबंधित निर्देश क्रियाएं तो आपको प्रैक्टिकल के लिए बताया गया है, फिर इसके बाद अभ्यास प्रश्न है। तो अगर आप इसी तरह क्रम से अच्छे से हर एक चैप्टर के बारे में समझते चलेंगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक, अब क्वेश्चन अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।